नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन आर्ट के बारे में कि आखिर इंडिया में मॉडर्निज्म कैसे आया और आखिर मॉडर्निज्म होता क्या है। पर आगे चलने से पहले हम आर्ट स्कूल्स के बारे में जानेंगे कि आखिर एक सिस्टम कैसे आया इंडिया में आर्ट स्कूल्स का और कैसे आर्ट को बढ़ावा मिला इंडिया में आर्ट स्कूल्स के कारण। बर्थ ऑफ आर्ट स्कूल्स। एंड ऑफ किंग्स। मिड 18th सेंचुरी में देखा जाए तो मुगल एम्पायर, राजपूत स्टाइल्स जो हमने पहले पढ़े वो सभी खत्म हो चुके थे। राजपूत और मुगल का दौर खत्म हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स का राज शुरू हो चुका था। और जो आर्टिस्ट पहले राजा महाराजा के दरबार में रहते थे, अब उन्हें अलग अलग जगह पर जाना पड़ रहा था नई ऑक्यूपेशन ढूंढने के लिए। उनमें से कई आर्टिस्ट तंजौर गए, कई लखनऊ, कई पटना, कहीं नेपाल और कभी पंजाब की हिल्स में। और वहीं जाकर उन्होंने अपनी कला को नए तरीके से देखा और नए लोगों के लिए काम करने लगे। मीटिंग यूरोपियन पेंटर्स। और इस समय के दौरान कुछ यूरोपियन पेंटर्स इंडिया में आए जिन्होंने इंडियन पेंटर्स को इन्फ्लुएंस किया, जिनमें से कुछ हैं जे जोफानी, चिली कैटल, टी डैनियल और डब्ल्यू डैनियल। और इन आर्टिस्ट ने इंडिया को एक रोमांटाइज्ड इंडियन लैंडस्केप यानी एक फीलिंग से भरा हुआ लैंडस्केप बनाना सिखाया इंडियंस को इंडियन ऑयल पेंटिंग टेक्निक से। आप कह सकते हैं कलर से उनकी फीलिंग्स को कैसे लैंडस्केप्स में दिखाया जा सकता है और लैंडस्केप्स की सारे एटमॉस्फेयर को कैसे ऑयल पेंट्स के में कैद किया जा सकता है वो सिखाया गया। और कुछ जो प्रिंट कंपनीज थी जो कि प्रिंट करती थी कैलेंडर्स ऐसा कुछ, तो उन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न थीम्स अपनाए, उन्हें मिक्स किया और ये ऑयल पेंटिंग की टेक्निक्स को भी अपनी आर्टवर्क में यूज करना शुरू किया और पेंट्स में यूज करना शुरू किया। और इंडियन थॉट्स और एक्सप्रेशंस यानी इंडियंस के खुद के विचार काफी हद से सप्रेस हो रहे थे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर और उन्होंने खुद का क्रिएटिविटी बंद हो चुकी थी और अपना इंडिविजुअल काम वो नहीं कर पा रहे थे। जो भी वो राजपूत स्टाइल या फिर ऐसे ट्रेडिशनल स्टाइल्स बनाते थे अपने पेंटिंग में, वो मेनली ब्रिटिशर्स के सजावट के लिए ही बनाते थे, जबकि ब्रिटिशर्स से ऑर्डर आता था ऐसे किसी पेंटिंग या ऐसे कुछ का। फॉर्मिंग अ सिस्टम। तो अब ये तो पक्का था कि कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ऐसा सिस्टम लाना होगा ताकि इंडियन पेंटर्स को आजादी मिल सके और वो डेवलप कर सके इंटरनेशनली और नेशनली आर्ट के सेक्टर में। तो 1855 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी बनाई गई कलकत्ता में, जिसमें राजेंद्र लाल मित्रा, जस्टिस पैट, जतेंद्र मोहन टैगोर और दूसरे कई कलाकारों का हाथ रहा। और वही कुछ सालों बाद 10 सालों बाद कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में तब्दील हो गई और उसके बाद कई और कॉलेज भी इससे ही इंस्पिरेशन लेते हुए खुले, जैसे कि बम्बई गवर्नमेंट आर्ट स्कूल और मद्रास गवर्नमेंट आर्ट स्कूल। और फाइन आर्ट्स की एजुकेशन तो इन स्कूल्स में दी, कॉलेजेस में दी जाती थी, पर जो भी ईस्ट का सिस्टम होता था वही सिस्टम यहाँ अपनाया जाता था। यूरोप के कई स्टाइल्स जैसे कि ऑयल पेंटिंग, स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, पोर्ट्रेचर और वही मीडियम्स यूज किए जाते थे। तो ये देखे जाए तो एकेडमिक वैसी नहीं थी जैसे कि इंडिया को जरूरत थी। इंडिया को एक इंडिविजुअल लेवल की आर्ट की जरूरत थी, जिससे इंडिया आर्ट के सेक्टर में वर्ल्ड में अपनी एक नई छाप छोड़ सके। पर फिर भी एक सिस्टम तो डेवलप हुआ जिसने आर्टिस्ट को इकट्ठा किया और एक नींव पत्थर रखा ताकि आर्टिस्ट एक साथ आए और कुछ नया करें। द फर्स्ट राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को वो पहला पेंटर माना जाता है जिन्होंने ऑयल पेंटिंग्स को इंडिया में शिखर पर ले गए और उन्होंने अपने काम में सिर्फ ऑयल पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया और यूरोपियन आर्टिस्ट से सीखकर ऑयल पेंटिंग और आर्टिस्ट को भी इंस्पायर किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पेंटिंग है ये राजा रवि वर्मा की है और ये जो है वो तंजौर में कुछ यूरोपियन आर्टिस्ट आए थे, उनकी जो पेंटिंग है उनकी है। अब जितने 3D इफेक्ट्स हैं वो राजा रवि वर्मा ने इसी पे ऐसे ही यूरोपियन आर्टिस्ट से सीखी हैं और यही आगे जाकर काफी इंडियन आर्टिस्ट को इंस्पायर करेंगे और लोगों में दिल में अपनी जगह बनाएंगे।
राजा रवि वर्मा इसलिए भी बहुत मशहूर हुए क्योंकि वो अफोर्डेबल लिथोग्राफ्स बनाते थे। लिथोग्राफ्स मतलब प्रिंट्स कह सकते हैं आप एक तरह के, और जो कि उस समय काफी प्रचलित थे, और उसमें पेंटिंग्स राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स प्रोपगेट होने लगी। और राजा रवि वर्मा ने इंडियन गॉड्स को एक फेस दिया। आप कह सकते हैं उससे पहले गॉड्स को कभी ह्यूमंस की तरह दर्शाया ही नहीं गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी गॉड्स को एक ह्यूमन फेस दिया गया, और इसमें भी ऑयल पेंटिंग मीडियम का इस्तेमाल किया गया है। और आज भी अगर आप कोई गॉड की फेस इमेजिन करेंगे तो हो सकता है आप राजा रवि वर्मा की पेंटिंग वाले फेस को इमेजिन कर रहे हैं। इन फेस में आपको कई फीचर्स मिलेंगे। पहली बात तो ये क्लियर है कि ऑयल पेंटिंग टेक्निक और डेकोरेटिव एटीट्यूड मतलब इनके जो आप देख सकते हैं मुकुट पर मोती वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी मोती वगैरह, कानों में झुमके वगैरह, ये सारी चीजें उन्होंने तंजौर ग्लास स्कूल ऑफ पेंटिंग से ली थी, जहां पर उन्होंने पहले एजुकेशन ली थी। और ड्रामा ऑफ मराठी थिएटर, ड्रामा मतलब उनके फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप, तो वहां पर उन्होंने मराठा के थिएटर से काफी इंस्पिरेशन ली। तो इससे ईस्ट और वेस्ट का इन्होंने एक फ्यूजन क्रिएट कर दिया था, और मॉडर्निटी के बीच राजा रमणीक वर्मा इंडिया का पहला लिंक बने थे। और ये है राजा रवि वर्मा की वो पेंटिंग जो हमारे सिलेबस में है, रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। राजा रवि वर्मा ने ये फेमस सीन बनाया है वाल्मीकि की रामायण से, हम सब जानते हैं। और इस थीम में राम जी का जो एंगर है वो इस सारे सीन को क्रिएट कर रहा है, जब ओशन के गॉड ने उन्हें सीता तक पहुंचने के लिए पुल नहीं बनाने दे रहे थे और लहरें बहा रहे थे। तो राम ने गुस्से में आकर अपना बाण उठा लिया था कि अब वो ओशन की गॉड को, मतलब समुद्र देवता को मार देंगे। और तभी वरुण जो कि समुद्र के देवता हैं बाहर आ गए थे और उन्होंने राम को रोकने की कोशिश की थी। तो इसमें आप देख सकते हैं जो कलर स्कीम है उसमें ब्राउन, येलो और ऑरेंज टोन्स यूज की गई हैं। और इसमें मेनली आपको टेक्सचर्स का प्ले बहुत अच्छा दिखेगा। आप देख सकते हैं टेक्सचर्स जो स्टोन पे काफी अच्छे टेक्सचर्स हैं, और वाटर का भी टेक्सचर काफी अच्छा है। और जो क्लाउड्स का है वो टेक्सचर की वजह से क्लाउड्स काफी यूनिक लग रहे हैं। और जो पीछे जो डार्क कलर का बैंड है उसमें जो लाइट नहीं दिखाई गई है, ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट लाइटनिंग दिखाई गई है, उससे काफी यूनिक फीचर मिलता है इस पेंटिंग को। और लीनियर रिदमेसिटी भी बहुत है, लाइन से बहुत ही अद्भुत दृश्य बनाया गया है। और आप यूरोपियन स्टाइल ऑफ 3D तो आपको राम जी की धोती और पत्थरों में दिख ही रहा होगा। और आज ये पेंटिंग ललित कला अकेडमी में है। और आगे चलते हैं, इमर्जेंस ऑफ इंडियन मॉडर्निज्म, द बंगाल स्कूल। अब हम बात करेंगे बंगाल स्कूल के बारे में कि आखिर बंगाल स्कूल, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, और आखिर ये स्कूल इतना मशहूर कैसे हुआ और आखिर इसे बनाने के पीछे मकसद क्या था। और जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स थे उसने देखने के बाद कुछ आर्टिस्ट ने ये सोचा और समझा कि जो इंडियन ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, इंडिया की जड़ें हैं, उनसे ही जुड़ी पेंटिंग्स की जाए, तभी इंडियन आर्ट को एक नई दिशा मिल सकती है। दिस ग्रोइंग वेव ऑफ ओरिएंटलिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दौर कहा जा सकता है। इसमें वेस्ट के आर्टिस्ट ईस्ट की सीन्स को बनाते थे, या ईस्ट के आर्टिस्ट वेस्ट की सीन्स को बनाते थे। और इसमें पॉलिटिक्स भी काफी इन्वॉल्व थी, इसलिए हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे अभी के लिए। ओरिएंटलिज्म काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और ये आपको हायर ग्रेजुएशन स्टडीज में ही पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, और एक साइड के लोग दूसरे साइड के लोगों को बढ़ा रहे थे, और इसमें भी एक तरह से आर्ट डेवलप हो रहा था थॉट के नजरिए से देखा जाए तो। और तभी इंडिया को जरूरत थी अपनी खुद की नेशनल आइडेंटिटी बनाने की, और गांधी जी की स्वदेशी मूवमेंट भी चल रही थी। और इन सारे फैक्टर से मिलकर ईबी हैवल और अविंद्रनाथ टैगोर ने मिलकर एक मूवमेंट क्रिएट की, जिससे जो इंडिया की कल्चर हेरिटेज है उसको एक नई रूप मिले और वो आगे बढ़ सके मॉडर्निज्म की ओर। ईबी हैवल को कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट का प्रिंसिपल बनाया गया 1896 में। और ईबी हैवल का काफी इंटरेस्ट था इंडिया के लोअर और कल्चर्स में, और उनका जो रोमांटिज्म था, यानी
फीलिंग्स को बयान करने का तरीका था वो ये था कि इंडियन कल्चरल एथिक्स से और मॉडर्न आर्ट्स को मिलाकर दिखाया जाए। इसलिए उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया स्कूल वाइस प्रिंसिपल के तौर में ज्वाइन करने के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर की गाइडेंस और हेबल की गाइडेंस के अंडर मुगल और राजपूत स्टाइल को मिक्स किया गया, और इन्होंने एक नया स्टाइल और टेक्निक डेवलप किया। और उन्होंने समझा कि इंडियन आर्ट ऊंचाइयां कभी नहीं छू पाएगा अगर वो सिर्फ यूरोपियन स्टाइल्स को कॉपी करता है, उन्हें खुद का कुछ यूनिक लाना होगा। अब हम बात करेंगे स्टाइल कि आखिर ऐसा क्या स्टाइल डेवलप किया उन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने एकेडमिक्स की जो ट्रेनिंग थी फॉर्मल उससे बाहर निकले और कुछ बिल्कुल नया करने की कोशिश की। अब उनके मेन फीचर्स हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशंस। जो भी सारे आपको थीम्स या मीडियम्स मिलेंगे वो इंडियन ट्रेडिशन से जुड़े हुए मिलेंगे, जैसे राजपूत स्टाइल ऑफ आर्ट और मुगल स्टाइल ऑफ आर्ट दिखने को मिलेगा, और जो थीम्स होंगे वो महाकाली, शिव पार्वती और रामायण ऐसा ही कुछ होंगे। और इन्फ्लुएंस ऑफ अजंता पेंटिंग्स की डिग्नेसिटी, ग्रेस और हार्मनी, सिंप्लिसिटी को काफी यूज किया गया है बंगाल स्कूल में, काफी आर्टिस्ट ने यूज किया है। लीनियर डेलिकेसी, और वही मैंने जो बात की अजंता स्कूल्स की लाइंस जो कि बहुत ही पीसफुल थी वो यूज की गई हैं। सॉफ्टनेस एंड रिज्म इन फिगर्स, और सॉफ्ट फिगर्स यूज की गई है, हार्डनेस ज्यादा नहीं दी गई है फिगर्स को, और प्लीज आइस को जो कि ये सॉफ्ट और रिदमिक फिगर्स काफी प्लीजेंट एक्सपीरियंस देती हैं। ब्यूटीफुल कलर स्कीम्स, ये कलर स्कीम काफी इंटरेस्टिंग रही है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की शुरू से ही, और काफी नई टेक्निक वॉश टेक्निक जो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वॉश टेक्निक यूज की गई थी जो कि जापान से थी, और ये टेक्निक ज्यादा ब्राइट नहीं होती और मीडियम सा कॉन्ट्रास्ट रहता है इसमें, पर फिर भी अट्रैक्टिव बना देती है ये पेंटिंग को। इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल राजस्थानी आर्ट, जैसे मैंने पहले बात की मुगल और राजस्थानी इन्फ्लुएंस काफी रहा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में। लाइट एंड शेड के कॉन्सेप्ट को काफी इंपॉर्टेंस दी गई और इससे काफी स्पेशलिटी मिलती है पेंटिंग को, और सब्जेक्ट मैटर भी काफी अलग, यूनिक पर इंडिया से जुड़ा हुआ रहा स्कूल का। वेनिस एंड ये रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है, इसका मीडियम है वाटर कलर एंड टेम्परा। ये आज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है, और आप कैमल की पेन और सफरिंग्स को देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर जो कि पेंटिंग क्रिएट कर रही है उससे, और जो आधी खुली आंख है कैमल की, आप देख सकते हैं कि उससे दर्द बयां हो रहा है इस लिचार कैमल का। और इसमें मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल भी यूज किया और वॉश पेंटिंग स्टाइल का भी। वॉश एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक ट्रांसपेरेंट लेयर यूज की जाती है कलर की, कलर पूरी तरह नहीं स्ट्रोक की जाती, सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखती है आपको, इससे एक नया सा इफेक्ट क्रिएट होता है। और रेड, ब्राउन और येलो वॉश कलर टेक्निक में यूज किए गए हैं, और जो डार्कन टोन्स यूज किए हैं वो सिर्फ इंटेंस पेन की इंटेंसिटी को बढ़ा रही हैं और व्यूअर को आर्टिस्ट की फीलिंग्स को ज्यादा अच्छी तरह समझने में मदद कर रही हैं। और एक हल्का सा ब्लू आपको कैमल की गर्दन की तरफ दिखेगा जो कि एक बड़ी ही यूनिक सी फीलिंग क्रिएट कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो मुंह से कुछ खून निकलता हुआ भी दिखेगा, और आप फिर भी देख पा रहे हैं कि कैमल ने सारा भार उठो रखा है, बिल्कुल हार्म नहीं आया है उसके मालिक के सामान को, और वो कोशिश जरूर कर रहा है उठने की ताकि अपना काम पूरा कर सके। और उसकी जो लाइफ की जर्नी है वो सनसेट के साथ खत्म होने को आ रही है, और ये सब कुछ मिलाकर हमें एक बड़ी ही सिंपैथी तरसनीय दृश्य क्रिएट हो रहा है इस पेंटिंग में। कीपिंग द स्कूल अलाइव, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद स्कूल को जिंदा रखना काफी जरूरी था, और इसके लिए काफी कोशिश की गई कि रविंद्रनाथ टैगोर के स्टाइल को ही आगे बढ़ाया जाए, कॉपी किया जाए, अलग थीम्स यूज की जाए। पर आगे जो आर्टिस्ट आए उन्होंने कुछ खास कॉपी भी अच्छी तरह नहीं किया, इसलिए ये स्कूल गिरने लगा था। पर कुछ ऐसे आर्टिस्ट आए जिन्होंने बिल्कुल काफी अलग स्टाइल्स यूज किए जिससे कि स्कूल को आगे बढ़ने में मदद की। उन्हीं में से एक थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस 20s के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट में से एक थे, और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें
उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कला भवन में बुलाया था शांति निकेतन में, वहां के प्रिंसिपल बनने के लिए। और वहां पर उनके स्टाइल में काफी चेंजेस आए और वो अपने आसपास के लोगों को और लैंडस्केप्स को देखकर ही पेंटिंग करने लगे, ना कि मिनिएचर्स से इंस्पायर होकर, जो कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की खासियत थी। और जो नंदलाल जी के काम थे वो उन्हें बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और शांति निकेतन की खुद के थॉट्स को जोड़कर भी जो फ्यूजन क्रिएट किया है उसकी मेन लिंक नंदलाल बोस ही है। और उनकी जो विजन थी वो यूनिवर्सल थी। उन्होंने एक सिंप्लिसिटी और नेचर क्रिएट कर दिया था, सिंप्लिसिटी का नेचर दे दिया था इंडिया के रूरल विलेजेस की इमेजेस को ही। और उन्होंने मानना था कि इंडियन आर्टिस्ट को एक ऑथेंटिक लैंग्वेज सीखनी होगी नेचर की, जो कि हारमोनियस और नेचर की स्पिरिट से भरी हुई हो। वो अजंता और राजपूत पेंटिंग्स की तरफ भी काफी आकर्षित हुए थे। और जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती थी, और उनके जो वो पेंटिंग्स थी वो एंटी रियलिस्टिक थे, मतलब ज्यादा बिल्कुल जो दिख रहा है फोटोग्राफ की तरफ वैसा बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे नंदलाल बोस अपनी क्रिएटिविटी उसमें इंक्लूड करने में माहिर थे। जैसे कि आप इस पे जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं, टाइलर ऑफ सॉइल, ये आज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। इसके डायमेंशंस 21.5 बाय 13.5 है और ये भी टेम्परा से ही बनाए गए पेपर पर। और ये एक उन पेंटिंग सीरीज में से एक है जो नंदलाल बोस ने गांधी जी की कहने पर बनाई थी। गांधी जी ने नंदलाल बोस को स्वदेशी मूवमेंट को प्रोपगेट करने के लिए कहा और उसी के दौरान नंदलाल बोस ने ये पेंटिंग बनाई। आप देख सकते हैं जो लाइंस का यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग किया गया है। सिर्फ 3 लाइन से ही आपको हार्वेस्टिंग की फीलिंग आ जाएगी और आपको फार्मर की आईज से उसकी मेहनत का पता लग जाएगा। और ब्लैक, व्हाइट, येलो, ब्लू कलर्स का जो मिक्सचर है वो काफी सिंपल है पर फिर भी पीसफुल है। और फार्मर की बॉडी डार्क ब्राउन में दिखाई गई है, उसे सिर्फ एक धोती पहना हुआ दिखाया गया है। और होल पेंटिंग, अगर आप पूरी पेंटिंग देखें तो एक ये खिड़की की व्यू पॉइंट से बनाई गई है कि एक खिड़की के थ्रू सारा सीन देखा जा रहा है। उसके बाद सथाल फैमिली। ये सथाल फैमिली रविंद्रनाथ टैगोर के आगे पीपल्स के जो पीपल थे उनका नाम था रामकिरण वेज, उन्होंने ये बनाई थी। और ये आर्टिस्ट काफी मोटिवेशनल है और आर्टिस्ट के लिए भी। ये गरीब मानव, उनकी लाइफ स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। जब ये एक बच्चे थे तभी से उन्हें काफी इंटरेस्ट था स्कल्पचर्स में, और पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस ना मिलने के कारण ये कंक्रीट और सैंडस्टोन वगैरह से ही अपनी मॉडल्स बनाते थे। और ये भी काला भवन शांति निकेतन के ही आर्टिस्ट रहे हैं। और ये जो सथाल फैमिली है जो कि शांति निकेतन के बिल्कुल बीचों बीच है, तो वो ये स्कल्पचर कंक्रीट और सीमेंट से बना हुआ है। और इसमें इंप्रेशंस और एक्सप्रेशंस दोनों हैं। आप देख सकते हैं कैसे इंप्रेशनिज्म यूज करके बिल्कुल सिंपल सी फिगर से ही कितना कुछ दर्शाया गया, और एक्सप्रेशनिज्म यानी कैसे एक्सप्रेस किया है आर्टिस्ट ने अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल फेसेस में और पूरे टेक्सचर्स में। और एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर आप ध्यान से देखें तो पता लग जाएगा, हाथ की लेंथ एनाटॉमिकल नहीं है और सब कुछ एक तरह मिक्स सा लग रहा है, तो ये बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर है। और ये इसका टेक्सचर रफ है क्योंकि ये कंक्रीट और सीमेंट से बना है। और ये एक पुअर फैमिली, मतलब गरीब फैमिली का स्कल्पचर है जिसमें एक कपल है, एक डॉगी है और 2 चिल्ड्रन है। एक चिल्ड्रन नगर के लेफ्ट हैंड में है और एक बच्चा फादर की झोली में है। और ये एक फैमिली माइग्रेट हो रही है अपना सारा सामान उठाकर। और रामकिरण वेज की स्कल्पचर की यही खासियत है कि वो आम लोगों की जीवन को दर्शाने में काफी सफल रहते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट मायो कॉलेज लाहौर। बंगाल स्कूल के साथ साथ ये कॉलेज भी काफी आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जिस स्ट्रीम में जा रहा था उसी स्ट्रीम में ये कॉलेज जा रहा था। और पर ये पेंटिंग और वैसे मीडियम्स की तरफ ना ध्यान देकर फर्नीचर, टेक्सटाइल और ज्वेलरी में वैसा ही स्ट्रीम फॉलो कर रहा था। और जो लोकल मिस्त्रीज थे वहां के
लाहौर के, वहां से एकेडमिक ट्रेनिंग शुरू कर रहा था और आर्टिस्ट को वहां से ट्रेनिंग दे रहा था, जो कि इंडियन के लोकल आर्टिस्ट ही थे। और यहाँ के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट हैं M.A.R. चुगताई, जो कि पंजाब से थे और उन्होंने यहाँ से भी एजुकेशन लिया और बंगाल स्कूल्स के एथिक्स को भी पढ़ा, और उन्होंने बंगाल स्कूल जैसी पेंटिंग्स बनाई पर पर्शियन यानी नॉर्थ वेस्टर्न स्टाइल में। और काफी अलग अलग तरह के आइडियाज बन रहे थे। जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर था, कॉलोनीज का जो दबाव था उन्हें बंद करने के लिए, और बंगाल स्कूल ने मैच्योर ही और ब्रिटिश की जो इन्फ्लुएंस है उससे काफी अलग एक स्ट्रीम शुरू की, एक कतार शुरू की। और आर्टिस्ट के इस बंगाल स्कूल के मेन आर्टिस्ट नंदाल बोस, के वेंकटप्पा, समरेंद्रनाथ गुप्ता, असीत कुमार हल्दर और ऐसे ही कई नाम है। और M.A.R. चुगताई भी आखिर उनमें से ही एक थे। M.A.R. चुगताई, इनके स्टाइल में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बंगाल आर्टिस्ट का ही स्टाइल था, पर ये पर्शियन स्टाइल पेंटिंग्स करते थे और ये बड़े ही टैलेंटेड थे वाटर कलर्स में, और उनकी पेंटिंग से आपको अगली पेंटिंग से दिख जाएगा। और इनका इंटेंशन सिर्फ ये था कि इमोशन को दर्ज कर सके अपने बिल्कुल ही डेलिब्रेट डिस्टॉर्शन विद द फाइन यूज ऑफ लाइन्स को बिल्कुल नॉटिकली यूज करें, पर अपने जो इमोशंस को वो बिल्कुल सफल तरीके से दर्शा सकें। और इनके जो वर्क्स हैं वो डिटेल के लिए काफी मशहूर है, और इनके ऐसी सिंप्लीफिकेशन थी इनके वर्क्स में जो कि जो चाइनीज और जापान के मास्टर से मिलती थी, और इनकी डिजाइन्स में एक वेगर यानी चमक थी, और जो कि मोस्ट ऑफ बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट में आपको दिखेगी। उसके बाद इनकी पेंटिंग राधिका, जो कि आज NGMA यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलुरु में है, और इसका स्टाइल वॉश एंड टेम्पर पेपर है, और इसके डायमेंशन 52.5 से 73 सेंटीमीटर है। आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, और ये पेंटिंग प्रोफाइल में बनाई गई है, आपको हाफ फेस दिखेगा इस फिगर का। और राधिका एक डेलिकेट स्त्री की तरह दर्शाई गई है, और पोस्टर बहुत ही रोमांटिक है। और इसके हाथ में 2 लोटस दिखाए गए हैं, दोनों हाथों में एक एक लोटस, और वो एक घाघरा पहनी हुई है और एक रेड कलर की चोली और एक दुपट्टा। और उसकी जो राधिका का जो पोस्टर है, आसपास का जो इंप्रेशनिज्म यूज किया गया है वो बड़ा ही ग्रेसफुल सा दिखेगा आपको। और जो उनके लेफ्ट में जो आपको एक लैंप दिखेगा, लैंप भी येलो रेड की काफी अच्छे कॉम्बिनेशन से डेकोरेट किया गया है, और जो भी चमक आ रही है वो लैंप से आ रही है, और उन्होंने डिविनिटी यानी एक बड़ा ही अद्भुत सा चमक दे रही है पेंटिंग को। और बैकग्राउंड आपको डार्क मिलेगा, और उस डार्क बैकग्राउंड में आपको लैंप की चमक तो थोड़ी बढ़ती दिखेगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कृष्णा भी दिखेंगे। कृष्णा एक सिंबॉलिक, एक भंवरे की तरह दिखाया गया इस पेंटिंग में, और वही मिलकर एक सिंबॉलिकली और एनाटॉमिकली भी इस पेंटिंग को पूरा करते हैं, क्योंकि कृष्णा बिल्कुल सेंटर में है। और इस तरह आप देख सकते हैं कैसे बैकग्राउंड कलर्स, डार्क बैकग्राउंड कलर्स पर अच्छी वॉश टेक्निक्स का यूज कर कॉन्ट्रास्टिंग इमेज को कितना अच्छा बनाया गया है। उसके बाद आते हैं शीतेंद्र मजूमदार जी को सेंट आर्टिस्ट यानी भक्त कलाकार भी कहा जाता है, और क्योंकि इनकी पेंटिंग्स मेनली रामायण, महाभारत या फिर ऐसे ही रिलीजियस थीम्स पे होती थी। और उनके जो अजंता की पेंटिंग्स और जो राजपूत की पेंटिंग्स उनसे इन्होंने काफी इंस्पिरेशन थी, और पुरानिक स्टोरी से भी इन्होंने काफी इंस्पिरेशन ली, और ये अपने जो खुद का ट्रेडिशन था उससे काफी जुड़े हुए थे। और इंडिया जो सोच थी कि इंडिया के ट्रेडिशंस को ही आगे जाकर पूरे वर्ल्ड में प्रोपोगेट किया जाए और इंडिया की एक अलग छाप छोड़ जाए, ये उसी सोच के धारक थे। इनकी पेंटिंग है रासलीला, और इसमें आपको 12 गोपियां दिखेंगी और बीच में आपको कृष्ण दिखेंगे, और उनके चेहरे पर आपको एक प्लीजेंट फीलिंग यानी खुशमिजाज चेहरा दिखेगा, और उन्होंने काफी तरह के ज्वेल्स पहने हुए हैं। और जो उनका जो खुश माहौल है वो ग्रीन कलर के यूज से काफी अच्छी तरह, ग्रीन और येलो कलर के मिक्सचर से काफी अच्छी तरह दिखाया गया है।
और पीछे भी आपको पीछे भी आपको पेड़ों में काफी लाइटनेस दिखेगी रात के होते हुए भी, और जो अर्थ का सरफेस है वो भी आपको काफी अट्रैक्टिव दिखेगा। उसके बाद आता है राम गोपाल वैजवर्गीय। वैजवर्गीय अपनी अजंता लाइक पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। उनकी जो भी पेंटिंग्स थी वो अजंता से इंस्पायर्ड थी। इसमें आपको हाफ क्लोज्ड आई मिलेंगी, स्माइलिंग माउस मिलेंगे, सॉफ्ट और लंबी फिंगर्स मिलेंगी। और उन्होंने कालिदास के प्लेस को मेनली इंस्पिरेशन लेकर अपनी पेंटिंग्स बनाई थी, और राजस्थानी लाइफ को भी काफी अच्छी तरह दर्शाया था अपनी पेंटिंग्स में। उनकी पेंटिंग है मेघदूत। मेघदूत वॉश टेक्निक से बनाई गई है और बंगाल स्कूल के अंदर ही आती है। और अजंता का टच आपको दिखेगा इनकी आईज में, इनकी फिंगर्स में और बाकी कलर स्कीम में भी। और यूथफुल सी सॉफ्टनेस है, यानी एक बड़ी सॉफ्ट सी फीलिंग आई इस पेंटिंग में अगर आप देखें। और कलर्स का ज्यादा डार्क, ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग यूज नहीं किया गया है। और नेचर भी अगर आप देखें तो इसका थीम है मेघदूत। मेघदूत अपने प्रेमिका मेघदूत को निकाल दिया गया है पैलेस से, और वो अपनी प्रेमिका को एक खत लिख रहे हैं और बादलों को कह रहे हैं कि क्या तुम मेरा खत पहुंचा दोगे। और जो नेचर है वो भी इनकी ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसे लग रहा है। और ओवरऑल ये पेंटिंग बड़ी ही रोमांटिक सी फीलिंग दे रही है और सैडनेस की फीलिंग भी साथ में दे रही है। और भी कई आर्टिस्ट थे, और जो ब्रिटिश की जो टेक्निक्स थी, ऑर्थोडॉक्स टेक्निक्स थी, उनसे आगे बढ़कर एक मॉडर्न आर्ट, इंडिया में मॉडर्न आर्ट को जन्म देना चाहते थे। और उनमें से ही बंगाल स्कूल उनमें से ही स्टेपिंग स्टोन्स में थे, एक था। मेनली ये पर्पस था कि एक ऐसी आर्ट बनाई जाए जो अपने इंडिया के ट्रेडिशन से जुड़ी भी हो, पर इंटरनेशनल भी उसे रिकॉग्निशन मिले। अब हम बात करेंगे उन आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने कोई खास आर्ट स्कूल तो ज्वाइन नहीं किया, पर फिर भी वो इंडियन आर्ट को काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस देके गए और इंडियन मॉडर्न आर्ट को एक नई स्ट्रीम प्रोवाइड की उन्होंने। उनमें से एक है जामिनी रॉय। जामिनी रॉय जी काफी मशहूर है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, और इनके डिजाइन मेनली बंगाल फोक आर्ट से इंस्पायर्ड थे और न्यू प्रिमिटिविज्म। ये रशिया में एक मूवमेंट चली थी जिसमें रशियन फोक आर्ट को लेकर पेंटिंग्स बनाई जाने लगी थी। तो उसी तरह जामिनी रॉय ने बंगाल फोक आर्ट को लेकर पेंटिंग्स बनाना शुरू किया, और इन्होंने काफी यंग आर्टिस्ट को इंस्पायर किया। और इन्होंने फोक पेंटिंग्स, संथाल टाइप्स की फोक पेंटिंग्स में काफी स्टडी की, और उसी स्टडी को लेकर अपनी एक नए स्टाइल डेवलप किया। और बोल्ड कलर्स और एंगुलर लाइंस इनकी पेंटिंग्स की खासियत रही। जामिनी रॉय ने एक नई आत्मा दी इंडियन आर्ट को, और उनके कुछ लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट्स में आपको इम्प्रेशनिज्म भी मिलेगा, जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं। पर उसके बाद जामिनी रॉय ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया और एक सिंप्लीफाइड स्टाइल शुरू किया जिसमें वो सिर्फ लाइंस और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का ही यूज करने लगे। गोपनी और अल्पाना पेंटिंग्स उनकी इसी सिंप्लिसिटी और लाइन आर्ट का एग्जाम्पल्स हैं। मदर एंड चाइल्ड, ये पेंटिंग हमारे सिलेबस में है, और इस पेंटिंग को देखकर आप जान सकते हैं कि कैसे जामिनी रॉय लाइंस को बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल करते थे। इस पेंटिंग में मदर एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट लिया गया है, जो कि ऐसे दिखाए गए हैं कि एक दूसरे से ही संपन्न है और एक दूसरे से खुश है, और उन्हें आउटर वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे बैकग्राउंड में कुछ नहीं यूज किया गया है, और टोन कैसे यूज की गई है कलर की, और उनकी बड़ी आंखें और ओवल चेहरे आपको अजंता से इंस्पायर्ड लगेंगे। और देखा जाए तो लाइंस का काफी सही इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि एक फ्लो मिलता है पेंटिंग को। आगे है अमृता शेरगिल जी। ये इंडियन के फीमेल आर्टिस्ट में काफी मशहूर रही, और ये वेस्ट और इंडिया के बीच एक इम्पॉर्टेंट लिंक रही, क्योंकि इनकी फैमिली वेस्ट से भी थी और इंडियन भी से भी थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक रही इंडियन आर्ट और वेस्टर्न आर्ट के बीच। इन्होंने यूरोपियन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म यूज किया, जिसमें कि इम्प्रेशनिज्म बहुत कम दिखने को मिलता है, पर कुछ झलक आपको मिल जाएगी। और इन्होंने इंडियन सब्जेक्ट्स लिए, पर जो स्टाइल था वो काफी मॉडर्न था, और आपको एब्स्ट्रैक्टिज्म भी दिखेगा इनकी पेंटिंग्स में। इन्होंने काफी वाइब्रेंट कलर्स यूज किया अपनी हर पेंटिंग में, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर थीम मेनली इंडिया की रूरल लाइफ से जुड़ा हुआ होता था।
और ये है उनकी पेंटिंग हल्दी गाइडेंस। ये 1940 को क्रिएट हुई सराया में और इसका मीडियम ऑयल है और इसकी डायमेंशंस है 76.5 सेंटीमीटर टू 102 सेंटीमीटर। इसमें आपको 3 विलेज की लेडीज दिखेंगी और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पीछे एक और लेडी दिखेगी जो कि ब्लैक साड़ी में है। आप देख सकते हैं साड़ी के कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट है और जो बैकग्राउंड का डल सा कलर है उसमें काफी तरह उभर कर आ रहे हैं जो कि वियर की आई में काफी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वुमेन को दर्शाया गया है और कैसे उनका जो लाइवलीहुड का तरीका है जो कि हल्दी ग्राइंडिंग है, यानी हल्दी को पीसना है, उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो रेड में आपको रेड साड़ी पहने हुए जो लेडी दिखेगी वो एक बच्ची है जो कि अभी सीख रही है कि हल्दी कैसे ग्राइंड करते हैं। ओवरऑल इसकी कलर स्कीम बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्टिज्म काफी हद तक यूज हुआ है। उसके बाद आते हैं यंग टर्क्स एंड बम्बई। यंग टर्क्स बम्बई का ग्रुप था कॉन्टेम्परेरी आर्ट जो कि बम्बई में डेवलप हुई, बाद में इंडिया के काफी हिस्सों में फैली और 1937 में यूरोपियन का मॉडर्न स्टाइल अपनाते हुए काफी इंडियन आर्टिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिनका नाम उन्होंने यंग टर्क्स रखा। इसमें पीटी रेड्डी, एमटी भोपले, ए मजीद और काफी सारे मेंबर्स थे। टोटल इसमें 5 मेंबर्स थे और इन्होंने मॉडर्न इंडिया के मॉडर्निज्म को एक नई दिशा दी। इन्होंने काफी एग्जीबिशंस की और एग्जीबिशंस के बारे में कहा गया कि इसमें 5 आर्टिस्ट अपने अलग अलग थीम्स पर अपने विचार अपने एंगल से पेश कर रहे हैं। और ये ग्रुप बहुत मशहूर हुआ अपनी ब्रेव बिगनेस के लिए क्योंकि ये अपनी तरह का पहला ग्रुप था और ये ग्रुप मॉडर्निज्म की तरफ काफी हद तक चल चुका था और इस ग्रुप ने इमोशंस और कलर्स की तरफ काफी ध्यान दिया जो कि मॉडर्निज्म की नींव है। और ये ग्रुप क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1948 में शुरू हुई थी उसके साथ ही बंद हो गया, पर फिर भी इस ग्रुप का काफी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा आने वाले आर्टिस्ट में। उसके बाद है डेवलपमेंट्स इन बंगाल। बंगाल शुरू से ही इंडियन आर्टिस्ट का हब रहा है और इसमें काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रही, पर 1930s में 2 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स चली बंगाल में। एक था ब्रिटिश एकेडमिक नेचुरलिस्ट ट्रेंड जिसमें कि ब्रिटिश के एकेडमिक्स जैसे ब्रिटिश का स्टाइल था वही कॉपी करके बनाने का ट्रेंड था, और एक था नियो बंगाल ट्रेंड जिसको अभिनेंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस जैसे आर्टिस्ट ने चलाया था। एक में ब्रिटिश की जो आर्ट था उसको चलाया जा रहा था और दूसरे में बंगाल का जो नेटिव कल्चर था उसको लेकर पेंटिंग्स बनाई जा रही थी, उस स्टाइल को अपनाया जा रहा था। पर 1930s तक आते आते ये दोनों ही स्टाइल फेड करने लगे थे और इनका वजूद खत्म होने लगा था। और 1930s में एक नई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई और एक जो स्टूडेंट्स थे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के बंगाल में उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया ब्रिटिश करिकुलम को लेकर और डिमांड की कि हमें कुछ नया सिखाया जाए और इस करिकुलम को हटा दिया जाए। और इन्हीं स्टूडेंट्स के चलते यंग आर्टिस्ट ग्रुप खुला 1931 में, यंग आर्टिस्ट यूनियन। ये यूनियन अबानी सेन, गोवर्धन आयश, आनंदा बे जैसे आर्टिस्ट ने बनाया। ये ग्रुप बहुत ही शॉर्ट लिव था और उन्होंने रेबल आर्ट सेंटर 1933 में एक एग्जीबिशन लगाई। इस ग्रुप ने रेबल आर्ट सेंटर में 1933 में एग्जीबिशन भी हेल्ड की और इस यूनियन ने कंप्लीटली जो एकेडमिक रियलिज्म था, यूरोप का स्टाइल था, उसे छोड़ दिया और यूरोप में जो मॉडर्न आर्ट मूवमेंट चल रही थी उसके साथ जुड़ने की कोशिश की, पर ये ग्रुप बहुत ही शॉर्ट लिव था और ये ज्यादा समय तक नहीं चला। उसके बाद आता है कलकत्ता ग्रुप। ये ग्रुप 1943 में 8 आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया और इनका मेन आइडिया था कि आर्ट शुड एम टू बी इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंट। इस ग्रुप ने भी वही आइडिया अपनाया कि आर्ट को नेटिव भी होना चाहिए और इंटरनेशनल भी होना चाहिए। इसमें 8 आर्टिस्ट थे टोटल और उन्होंने अपनी जो कल्चर था उसमें रिसर्च की और यूरोपीय के मॉडर्न आर्ट को में रिसर्च की। इनके वर्क्स में मेनली पिकासो, मैटिसी, वैन गॉग जैसे आर्टिस्ट का इन्फ्लुएंस रहा। इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन 1945 में हेल्ड हुई और इन्हीं मिली जुने रिस्पॉन्सेज मिले। कुछ ने कहा कि ये एक नई फॉर्म का अराइवल है तो कुछ ने कहा कि ये नेशनल स्टैंडर्ड पर खड़ा नहीं उतरता। और पर 1953 में ये ग्रुप डिसइंटीग्रेट हो गया और इसके आर्टिस्ट अलग अलग हो गए। आगे आफ्टर 1947 जानिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हम देखें कि इंडियन मॉडर्न आर्ट में क्या क्या चेंजेस आए इंडिपेंडेंस के बाद और आर्टिस्ट को कैसे नए आइडियाज मिले इंडिपेंडेंस के कारण। आखिर क्या हुआ? इंडिया में इंडिपेंडेंस
जब कॉलोनियल रूल से मिली तो जो मॉडर्निज्म यानी एक्सपेरिमेंटेशन का दौर था उसे काफी प्रोत्साहन मिला और आर्टिस्ट ने अच्छे नए नए एक्सपेरिमेंट शुरू किया, सबने अपना नया स्टाइल यूज करना शुरू किया और सही मॉडर्निज्म का जन्म हुआ। और आर्टिस्ट ने जो कि पहले सिर्फ इंडिया को आजाद कराने में या फिर अपना स्ट्रेस बयां करने में मशरूफ रहते थे, वो अब वाइब्रेंट कलर यूज करने लगे, खुशहाली झलकने लगी उनकी पेंटिंग्स से। पीएजी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसमें सिर्फ पेंटर्स नहीं थे, इसमें थिएटर प्रोफेशनल्स, राइटर्स और बाकी विजुअल आर्टिस्ट भी थे। इस ग्रुप के बनने पर काफी मोमेंटम मिला इंडियन मॉडर्न आर्ट को और इस ग्रुप ने पुरानी सारी ऑर्थोडॉक्स स्टाइल्स को तोड़ते हुए सबको इंडिविजुअल स्टाइल अपनाने का सीख दी। और जो बंगाल स्कूल की रिवाइवलिस्ट नेशनलिज्म मूवमेंट थी, जो पुराने ट्रेंड्स को लेकर ही चलते रहने की मूवमेंट थी, उसे भी एक नया अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया। और 1951 में पीएजी के आर्टिस्ट ने एक जॉइंट एग्जीबिशन की कलकत्ता ग्रुप के आर्टिस्ट के साथ। उसके बाद एमएफ हुसैन पीएजी ग्रुप के ही काफी इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं। ये मुंबई में आई थी 1937 में और ये एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स के पोस्टर्स और होर्डिंग्स बनाने से अपनी शुरुआत की और इन्होंने कुछ टॉयज और फर्नीचर डिजाइन भी बनवाए हैं। ये एक सेकुलर मॉडर्न इंडियन आर्ट इमेजिन करते थे जिसके इंडिया की जो लैंग्वेज है, इंडिया की आर्ट लैंग्वेज है, इंडिया के कल्चर की लैंग्वेज है, वो कलर्स से सिंबॉलिकली दुनिया को देख सके। इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए टेक्सचुअल इमेजेस के साथ। इनके थीम्स काफी वाइड रहे हैं और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत रही है बोल्ड लाइंस और कलर्स और एक्सपेरिमेंटेशन। ये अलग अलग थीम्स और मटेरियल्स से अपने आर्ट को शेप देते थे। और मदर टेरेसा, ये एक पेंटिंग कलेक्शन है एमएफ हुसैन जी की, जो कि हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। इसमें आपको हर मदर टेरेसा दिखेंगी और मदर टेरेसा का जो आपको उनका फेस तो नहीं दिखेगा, फेस हमेशा ब्लैक होगा। और कई लोगों का मानना है कि ये ब्लैक फेस ईगो का खत्म होने की सिंबोलिज्म है, ईगो का खत्म होना दुनिया में सिंपैथी प्रोवाइड करने के लिए। और आपको हमेशा इनकी साड़ी बच्चों को या और जरूरतमंदों को शेल्टर प्रोवाइड करती हुई दिखेगी। इनकी साड़ी का व्हाइट कलर ब्लू स्ट्रिप्स के साथ वर्ल्ड की जो ऑर्फनेज यानी अनाथालय है उनकी सिंबलाइज करते हैं उन्हें, और यूनिवर्सल मदरहुड का सिंबल है इनकी ये कलेक्शन। उसके बाद है दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप। ये ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने इंडियन मॉडर्न आर्ट में। और इसमें जब सारे आर्टिस्ट अपने इंडिविजुअल स्टाइल के लिए, इनोवेटिव टेक्निक्स के लिए और नए नए आइडियाज के लिए खोज कर रहे थे, तब ये ग्रुप उन आर्टिस्ट से बना जो कि लाहौर आर्ट स्कूल से दिल्ली आए थे। हर जगह कंफ्यूजन थी क्योंकि खास गवर्नेंस नहीं थी। तब आर्टिस्ट को लगा कि अब सेल्फ रिलायंट होने का समय है और इसी ग्रुप ने इंडिया को एक नेशनल स्टाइल एक्सप्रेशन का देने की कोशिश की। इन्होंने लोकल जो क्राफ्ट ट्रेडिशन से उनसे इंस्पिरेशन ली और उस तरफ अपनी आर्ट को डायरेक्शन दी। और जब इंडिपेंडेंस के बाद जो दिल्ली को जो आर्टिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, जो भी गैलरीज वगैरह मिली, वो इसी ग्रुप के कारण मिली। और दिल्ली की जो फर्स्ट प्राइवेट आर्ट गैलरी थी भूमिमाल गैलरी 1949 में जो ओपन हुई थी, वो भी इसी ग्रुप के कारण हुई थी। और इस ग्रुप का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था आर्ट इल्यूमिनेट्स लाइफ, कि आर्ट लाइफ को रोशन कर दे। इस ग्रुप का मानना था कि आर्ट काफी एक इंपॉर्टेंट फोर्स है जो कि आगे आने वाली जनरेशंस और खुद एक फोर्सेस, प्रोग्रेस की फोर्सेस को जन्म देती है। उसके बाद एमएस यूनिवर्सिटी एंड बेंद्रे। एमएस यूनिवर्सिटी 1949 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये यूनिवर्सिटी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने खुद का एक करिकुलम डेवलप किया एडवांस एजुकेशन सिस्टम से, जो कि इंडियन मॉडर्न आर्ट से प्रेरित था। और इस यूनिवर्सिटी में पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट्स और एस्थेटिक जैसे काफी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे। और इसी समय जब ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई, बेंद्रे नाम की एक आर्टिस्ट जो कि काफी मशहूर थे और उनकी काफी एग्जीबिशन सेट हुई थी, उन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग के तौर पर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और उनका भी काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा टीचर स्टूडेंट्स के ऊपर। बेंद्रे का मानना था कि हम क्राफ्टमैन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे इस यूनिवर्सिटी से हम इंटेलिजेंट आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि अपने आसपास से इंस्पिरेशन ले और उससे ही ट्रू आर्ट को जन्म दे। द स्ट्रगल एंड्स। बहुत सारी मूवमेंट्स के बाद आखिर 1951 में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस क्रिएट हुआ, जिसने इंडिया की कल्चर डेवलपमेंट और दूसरी कंट्री के साथ कल्चरल एक्सचेंज का जिम्मा लिया। और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे वो इसी काउंसिल के चलते काउंसिल ने बनाए, जैसे कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल म्यूजियम और ललित कला अकेडमी। और दिल्ली को इस सब आर्ट एक्टिविटीज का एक सेंटर बनाया गया। और 1950 तक
तक काफी कमर्शियल आर्ट गैलरीज बन चुकी थी और आर्टिस्ट को काफी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी थी। अंत में कहा जाता सकता है कि मॉडर्न आर्ट इस काफी मूवमेंट्स के बाद मॉडर्न इंडियन आर्ट का जन्म हुआ, और इसमें चाहे वेस्टर्न स्टाइल की कुछ इन्फ्लुएंस है, पर आखिर में इंडियंस को समझ आ चुकी थी कि अपने इंडिविजुअल स्टाइल और थीम्स को हम लेकर ही एक नई आर्ट और स्पेशल आर्ट का जन्म हो सकता है। थैंक यू।